जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों के साथ साथ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की भी डिस्कशन हम लोग करेंगे ताकि उस प्रश्न को पूर्णतः भली भांति आप जो है कि उससे अवगत हो जाएं। ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। वाक्यांश क्या है भाई? जो सब कुछ जानता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वत्र या ज्ञानी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ तो बिल्कुल सही जवाब है। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ, और सर्वत्र का मतलब जो होता है जो हर जगह हो, सब जगह हो। और ज्ञानी का मतलब जानते हैं जो ज्ञान जिसके पास होता है वो ज्ञानी कहलाता है। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, और एक होता है बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता है। ठीक है, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है और बहुज्ञ का मतलब जो बहुत कुछ जानता है। इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। रेखांकित शब्द है आपका एकमात्र सहारा। तो बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, तो एकमात्र सहारा के लिए कौन सा शब्द सही होगा? अविलंब, अवलंब, अवसर या अमूल्य। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अवलंब तो बिल्कुल सही जवाब है। अवलंब का मतलब सहारा होता है, एकमात्र सहारा जिसको कहते हैं तो उसे अवलंब कहते हैं, और एकमात्र सहारा का सही हिंदी हो जाएगा अवलंब। बिल्कुल सही जवाब। अब अविलंब का मतलब क्या होता है? बिना देरी से कोई अगर किसी को आना है तो हम कहते हैं अविलंब उपस्थित हो जाना। अवसर का मतलब आप जानते हैं। अमूल्य जो है कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है अमूल। क्या होता है? अमूल। अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। सही समानार्थी किसका? हिरण का। हिरण का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? कुरंग, तरंग, नंदन या अम्बुद। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए कुरंग तो बिल्कुल सही जवाब है। हिरण का पर्यायवाची कुरंग होता है, बाकी तरंग जो है पानी की लहर होती है। नंदन का मतलब पुत्र होता है, बेटा होता है या राजा भी होता है नंदन का मतलब, और अम्बुद का मतलब बादल होता है। इस अम्बुद से एक बात आपको बताते हैं कि अम्बु का जो अम्बु है, ये अम्बु किसका पर्यायवाची है? पानी का है। पानी के पर्यायवाची में जब हम द लगा देते हैं तो वो हो जाता है बादल का पर्यायवाची, और अगर धी या ध लगा देते हैं तो वो समुद्र का पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे नीर, अब नीर में हमने द लगा दिया तो ये बादल का पर्यायवाची, और अगर धी लगा दिया तो ये समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, पयो, अब पयो जल का है, अब इसमें द लगा दिया तब पयोद बादल का, पयोधि कर दिया तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है? चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर ये सभी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी ये सभी तो बिल्कुल सही जवाब है। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते और तमाम जो है कि रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है आपको। अटारी, कमरा, हंसी या खिड़की। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए अटारी तो बिल्कुल सही जवाब है। अट्टालिका शब्द तत्सम है और अटारी तद्भव है, और अट्टालिका का तद्भव अटारी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा या ये सभी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है ये सभी उपन्यास रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा ये तीनों के तीनों जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात कर लें तो इनका जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, और इनको कलम का सिपाही माना जाता है। क्या? कलम का सिपाही माना जाता है। और धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। ध्यान रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा आता है। इनका मूल नाम, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वाराणसी में जन्म हुआ था।
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या निजवाचक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है अपने आप, है ना। तो अपने आप, स्वयं, खुद, जब निजता का बोध हो जाता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम होते हैं कितने? सर्वनाम होते हैं 6। सर्वनाम कितने होते हैं? 6। व्यक्तिवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक में ही पुरुष आते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्नवाचक जितने भी शब्द आएंगे वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसके बाद आता है संबंधवाचक, है ना। मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सारे क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक। और निजवाचक आप ही, अपने आप, स्वयं, खुद, इस प्रकार के जब अपने ऊपर जब जो है कि जोर दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। सर्वनाम के भेद 6 एकदम रट लीजिएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है मेरा दोस्त। दोस्त जो है क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले जो आता है वही विशेषण होता है। तो मेरा दोस्त, मेरा ये क्या, कौन सा विशेषण है? देखो विशेषण होते हैं 4 केवल। कितने होते हैं? 4। एक होता है गुणवाचक। गुणवाचक ये है नहीं। क्यों? क्योंकि गुणवाचक में लंबा, काला, मोटा, ठिगना, ऊंचा, काला, पीला, नीला, हरा, सफेद, तो ये सारे गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। एक होता है संख्यावाचक, ये संख्यावाचक है नहीं। एक होता है परिमाणवाचक है नहीं। तो बचता का क्या है? सार्वनामिक विशेषण। मतलब वो सर्वनाम जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग होता है वो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। अब मेरा ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है तो इसलिए हम इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एकदम दिमाग में रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है पूर्वकालिक क्रिया। ये रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब कोई एक काम करके दूसरा काम, मतलब कोई एक क्रिया कंप्लीट होकर, एक क्रिया की समाप्ति होकर दूसरी क्रिया का शुरुआत हो गया तो हम उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया पूर्व में हो गई, अब इसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है तो हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं उसको। रोहन चाय पीकर, चाय पीना खत्म हो गया, अब वो बैठ गया, चाय पीकर तब बैठा, ठीक है, तो यहाँ पे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, क्रिया के जो मूलतः 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से आधार? एक कर्म के आधार पर किया जाता है और दूसरा किया था रचना के आधार पर। किस पे? रचना के आधार पे। कर्म के आधार पे होते हैं 2 और रचना के आधार पे होते हैं 5। कर्म के आधार पे 2 कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पे होते हैं 5। कौन कौन से? एक सामान्य क्रिया होता है और 4 यहाँ पे दिए हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो सामान्य क्रिया की बात कर लेते हैं अगर, तो सामान्य क्रिया वे क्रिया होते हैं जिसमें जो है कि जैसे मैं कह रहा हूँ वह खेल रहा है, वह पढ़ता है, वह जाता है, ये सामान्य क्रिया हो गया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? मैंने कहा खेलना एक क्रिया हो गई और खिलाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। मतलब अपने से नहीं किसी और के द्वारा कोई क्रिया कराई जाती है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, जब विशेष संज्ञा सर्वनाम विशेषण से कोई क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गाली है ना, गाली एक संज्ञा है तो गाली से गरियाना है ना। गर्म क्या है? विशेषण है। गर्म से गरमाना है ना। तो हाथ क्या है? संज्ञा है। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये सारे के सारे नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मैंने बता दिया, एक
क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया शुरू होती है जब, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जैसे जब एक से अधिक क्रिया का प्रयोग एक साथ हो जाता है तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रोने लगा, रोना और लगना। वह भाग गया, भागना और गया, जाना, ये दोनों के दोनों क्या है? भाग जाना। ये दोनों क्रियाएं हैं और एक साथ प्रयोग हो रही हैं, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। और कर्म के आधार पर दो होते हैं, अकर्मक, सकर्मक। तो जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग किया जा सकता है उसे अकर्मक, सकर्मक, और जिसमें नहीं किया जाता है उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे रोहन लिख रहा है। अब आप प्रश्न पूछो रोहन क्या लिख रहा है, तो जवाब मिल सकता है, पत्र लिख रहा है, हिंदी लिख रहा है, अंग्रेजी लिख रहा है, तो कुछ जवाब मिल सकता है। तो जब क्या किसको का जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया है, और जब क्या किसको का जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे रोहन टहल रहा है, रोहन क्या टहल रहा है, रोहन किसको टहल रहा है, तो जवाब नहीं मिलेगा। जब जवाब नहीं मिलेगा इसका मतलब टहलना जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब सकर्मक क्रिया भी जो है दो प्रकार का होती है, एक कर्मक होता है और दूसरा का द्विकर्मक होता है। ठीक है, एक कर्मक का मतलब इसमें एक कर्म का प्रयोग हो। जैसे मैंने कहा कि भाई रोहन पत्र लिख रहा है, तो रोहन पत्र लिख रहा है, तो पत्र जो है एक कर्मक क्रिया हो गई क्योंकि पत्र केवल आया है। और अगर आपसे कहें कि रोहन सोहन को पत्र लिख रहा है, तो रोहन किसको क्या लिख रहा है, दोनों का जवाब मिल जाए तो आप कहते हैं द्विकर्मक क्रिया होता है यहाँ पे सकर्मक के अंतर्गत। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगर ना समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दोबारा आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी प्लुत स्वर तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, स्वर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व हो जाता है, एक दीर्घ हो जाता है और एक प्लुत हो जाता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत केवल 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, छोटा उ और री, ऋषि। ठीक है, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी शेष जितने बचते हैं वो सारे दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन एक स्वर जो होता है वो अ, आ, इ में नहीं आता है। कौन सा स्वर होता है? ध्यान देखिएगा, जब मैं जैसे बोलता हूँ जो मैं बोलता हूँ ना, तो बीच में ये स्पेस जो आ गया, ये जो स्पेस है इसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है ना, ओम जब मैं पढ़ रहा हूँ तो बीच में जो स्पेस आ रहा है उसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर, है ना। मतलब एक तरीके से मुक्त स्वर होता है ये। ठीक है, ये खाली होता है, रिक्त होता है, तो हम कहते हैं ओम जब कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बीच में आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर, जो कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है। बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, वर्ण विच्छेद। देखिए, जब कोई शब्द लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कमल, अब कमल लिखा है, इस कमल को सभी वर्णों को, अब ये वर्ण क वर्ण नहीं है, कर्ण तो अक्षर शब्द हो गया, क में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो सभी वर्णों को जब अलग अलग उसी क्रम में दिखा दिया था तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कमल को हमने क्या किया, कमल को तोड़ेंगे तो क धन अ, अब ये क हुआ पूरा, आधा क अ, और इसके बाद उसी प्रकार से म अ, फिर ल में हलंत और फिर अ। ठीक है, तो क म ल। ठीक है, तो ये पूरी के पूरा उसको तोड़ करके जब हम अलग अलग दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20 या 35? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमसे पूछ रहे हैं, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, क वर्ग के अंतर्गत कितने आते हैं? 5 वर्ड आते हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अ। त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न। और प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। ये जो 5 वर्ग होते हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन 5 वर्गों में 5 होते हैं, तो 5 बचे 25 वर्ड हो गए स्पर्शी व्यंजनों में। समझ रहे कि नहीं? तो स्पर्शी व्यंजन में कितने हो गए? 25। अगर कुल वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछेंगे तो आप बताएंगे 52। अगर स्वरों की संख्या पूछेंगे तो आप बताएंगे 11।
ठीक है, उसमें अंग अह को स्वर के रूप में नहीं अयोग वाह के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, तालव्य या ओष्ठ? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है कंठ तालव्य। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, जो ए है वो कैसे बना है? अ से और ई से मिलके ए बना हुआ है, सही है। तो अ ई से मिलके ए बना हुआ है और अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर चूंकि ए बना है इसलिए हम इसको कहते हैं कंठ तालु। कंठ तालु, उसी को हम कंठ तालव्य बोलते हैं, कंठ तालव्य। जब ए कंठ तालव्य है तो ऐ तो है ही है। अब ऐ कैसे मिलके बना होता है भाई? अ से और ए से मिलके ऐ बनता है। ये वृद्धि संधि का जो है कि नियम होता है, अ या आ के साथ ए या ऐ मिले तो ऐ हो जाता है, ठीक है। तो ये चूंकि क्या है? कंठ है, ये कंठ तालव्य है ही है, तो कुल मिलाकर ऐ का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। इसीलिए कहते हैं ए ऐ का उच्चार स्थान क्या हो जाता है? कंठ तालव्य हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ज्ञ, च, ख, छ क्षत्रिय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है क के बाद छ। अब कुछ लोग बहुत कंफ्यूजन में जाएंगे, भाई ये क्या बात हुआ, क के बाद छ कहाँ से आ गया? ध्यान समझिएगा, जब हम वर्णमाला के शब्दकोश की चर्चा करते हैं तो क के बाद, अब ये क है, क ये है, क पूरे क को हम क नहीं कहते हैं, क ये है, और क के बाद छ छत्री ही आता है। क्यों? क्योंकि छ छत्री का जो वर्ण विच्छेद होता है वो आधा क पूरा श होता है, समझ रहे हैं। तो इस क के बाद यही क तो आएगा, इसके बाद ये देखा जाएगा बाद में, और इसके बाद फिर आएगा ख, ठीक है। तो क, ख, ग, घ, ख, ख के बीच में ये आ जाएगा, ठीक है। तो छ क्षत्रिय आता है। वैसे ही ज्ञ ज्ञानी जो होता है वो क्या किसका क्या टूटा हुआ रूप होता है? आधा ज का और इय का, आधा ज और इय का टूटा हुआ रूप होता है। तो हम कहते हैं भाई फिर ये ज्ञ कब आएगा? तो ज के ठीक बाद इय आता है, ज के ठीक बाद क्या आता है? ज्ञ आता है। और उसी प्रकार से त्र की बात कर ले तो त के ठीक बाद त्र आता है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इतना ध्यान रखिएगा, क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? छ क्षत्रिय आता है। अगला प्रश्न, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को, प्रचारक महोदय को या संपादक महोदय को? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है व्यवस्थापक महोदय को। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेना है तो संस्थापक पता नहीं जीवित है कि मृत हो गए, संस्थापक से नहीं लिया जाता है, प्रचारक से कोई मतलब नहीं है, संपादक होते न्यूज़पेपर कार्यालय में, और व्यवस्थापक जो इसमें मैनेज कर रहे हैं व्यवस्था तो उनसे आप जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय या अधिकारी महोदय? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है संपादक। किसी भी दैनिक न्यूज़पेपर के जो है कि एडिटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है वहाँ पे, और चीफ होता है वो, तो संपादक को ही आप जो है कि आवेदन पत्र लिखेंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ड, अर्थ या फिर मात्रा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी वर्ड तो बिल्कुल सही जवाब है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है वो वर्ड होती है और इसको हम ध्वनि भी कहते हैं। तो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? वर्ड। जैसे अगर मैंने च लिखा तो च ये हमारा वर्ड नहीं है, ये शब्द हो गया, ये है हमारा वर्ड। तो ये च जो है कि सबसे न्यूनतम लघुत्तम इकाई होती है। अब इसमें अ जोड़ेंगे तब जाके च होगा, ये आधा च है, ठीक है। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप किसकी रचना है? यह अंतिम प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है। इसका जो है कि आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर और भी वीडियोस के देखने हैं तो आप जो है प्रैक्टिस सेट के लिए प्लेलिस्ट में जाकर और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।